ठीक है, तो बजटेड एसओपीएल। तो देखो, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कैसे बनता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है परचेसेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इस तरह से करके कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है। सेल्स में से ग्रॉस, ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे तो फिर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लेस करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो गामा को होता है, जो हम क्लास में कर रहे थे, तो ये वाली वर्किंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। हो गया था, तो एक सेकंड में फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब ठीक आ रही है सबको मेरी आवाज? ये सर आ रही है। ओके, बिल्कुल। चलें तो एसओपीएल हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर। अच्छा देखो कि रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमने जो पहले जो क्वेश्चन किए थे जिनके हमने ऑपरेशनल बजट प्रिपेयर किए थे, गामा को, गैलेक्सी को और पेल को। गामा को क्या था, मैन्युफैक्चरर था, चीजें बनाता था, गुड्स प्रोड्यूस करता था। गैलेक्सी को क्या करता है, परचेजर है, मतलब एक ट्रेडिंग बिजनेस है, वो बनी बनाई चीजें परचेज करता है और फिर आगे रीसेल करता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता गैलेक्सी को। फिर पेल को क्या था, सर्विस कंपनी थी। ठीक है, तो गामा को मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का एसओपीएल ऐसे बनती है। फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऐसे बनेगी, और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ऐसे बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गामा को का बना के दिखा देता हूँ। तो फिर बाकी आप दोनों से खुद बाकी जो है इन दो का वो आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है, तो चलें, तो मैन्युफैक्चरर के लिए गामा को के लिए मैं बनाता हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया या कहीं नेट में तो मसला यस नहीं सर, आ आवाज आ रही है। रहा? ओके, बेहतरीन। चलें तो एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर गामा को। ठीक है, तो जब भी आपने एसओपीएल बनानी हो तो आप क्या करेंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे, डॉलर्स, डॉलर्स। ठीक है, दो कॉलम्स बनाएंगे, सारी फिगर्स डॉलर्स में होंगी। एसओपीएल क्या बताती है, प्रॉफिट और लॉस बताती है। प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू या सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो सेल्स कितनी है, तो सेल्स में आपने क्या करना है, सेल्स बजट की फिगर एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले गामा को के लिए सेल्स की फिगर जो हमने कैलकुलेट की थी, वही फिगर आपने एज इट इज लिख लेनी है। कैसे आती है ये वाली फिगर, जो सेल्स के यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ऑपरेशनल बजट में से हमने ये फिगर लिख लेनी है बस। तो ये वाली फिगर, ठीक है, सेल्स बजट डॉलर्स में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स बजट यूनिट्स। ठीक है, तो गामा को की इंफॉर्मेशन किधर है, ये रे। तो सेल्स यूनिट्स हमने फाइंड किए थे, वो 5000 थे। वैसे गिवन होते हैं आपको क्वेश्चन में ज्यादातर, सेलिंग प्राइस वाज 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सेल्स 50 मल्टीप्लाई बाय 5000, 250,000। ठीक है, यही आंसर हमारा आ रहा था लास्ट क्लास में भी, मतलब है कि जो हमने ऑपरेशनल बजट बनाए थे उसमें। चलें, तो सेल्स हो गई, फिर अब हम लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे कैलकुलेट करनी है आपने, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू आपने लिखनी है। ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट लिखनी है, और फिर उसमें ऐड कर देनी है क्लोजिंग इन्वेंट, सॉरी, ऐड कर देनी है ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और लेस करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो, कभी हम देखो कभी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इस तरह का मिलता जुलता फॉर्मूला मैंने पहले भी टाइप किया हुआ है, तो उसमें लेकिन हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे लेस क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? जैसे हम सर दोबारा प्रोडक्शन, पूछिए। जब प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ऐड करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं।
सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेस और क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड और क्लोजिंग लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर क्लोजिंग हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं है, वो बच गई है, तो उसको हमने ऑब्वियसली निकालना ही है। और ओपनिंग भी इंक्लूड होके वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ गई, और क्लोजिंग हमारे पास बच गई तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएगी। प्रोडक्शन में हम क्लोजिंग को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने क्लोजिंग भी बनाई है, और ओपनिंग को माइनस करते हैं, वो हमारे पास पहले की पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है याद करने का। कोई और बताए, किसी और के ज़हन में कोई और बात हो? तो देखो कि प्रोडक्शन जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम क्लोजिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्वेशन रीएडजस्ट हो जाएगी। तो सेल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? वैल्यू ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, जितने यूनिट आपने सेल की उसकी वैल्यू को कहा जाता है। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज योर वैल्यू ऑफ सेल्स। तो वैल्यू ऑफ सेल्स किसकी इक्वल होगी? मतलब इक्वेशन अब रीएडजस्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन में हम अगर हम ऐड प्रोडक्शन में से अगर हम ऐड कर रहे थे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो हम अब हम सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन रीएडजस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं ओपनिंग, सॉरी लेस कर रहे हैं क्लोजिंग, और ऐड कर रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सुल्तान ने भी बात बिल्कुल ठीक कही है, उस तरह से भी आप याद रख सकते हो। वो भी अच्छा तरीका है याद रखने का, कि क्योंकि हम सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमने सेल नहीं की, तो इसलिए वो लेस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, तो अब प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट होगी? तो यहाँ पे अब देखते हैं। तो परचेजेस, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? फिनिश गुड्स का जो प्रोडक्शन बजट बनाया था उसकी फिगर यहाँ पे लिखनी है। तो ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने उस लास्ट क्लास में हमने किया था, पहली क्लास में बजटिंग की बल्कि। अच्छा, मैंने स्क्रीन जो है ना ब्लैक कर दी। मैंने कहा आप लोगों की आंखों में दर्द हो रहा होगा इतना वाइट देख देख के। अच्छा, तो देखो प्रोडक्शन बजट डॉलर्स में कितना बन रहा है? 217080। दिस इज द प्रोडक्शन वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्शन हम कितनी कर रहे थे? 5400। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट हमने फाइंड की थी पहली क्लास में 40.2। तो वैल्यू क्या आ रही है प्रोडक्शन की? 2170 ठीक है, तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लेनी है, 217080। तो दिस इज क्या? दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए उसकी वैल्यू है ये। अच्छा, फिर उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अब हमने लेस करनी है, सॉरी ऐड करनी है यहाँ पे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं, गामा को वाला। तो ये रहा गामा को वाला क्वेश्चन। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्ट के 600 यूनिट्स मौजूद है। 600 यूनिट्स की क्या वैल्यू होगी? तो 600 यूनिट्स की वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी एक यूनिट की वैल्यू की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो वो हमने कैलकुलेट की हुई ऑलरेडी, 40.2 है वो। ठीक है, तो कहाँ पे कैलकुलेट की थी? यहाँ पे, ये 40.2 स्टैंडर्ड हमने प्रोडक्शन कॉस्ट, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना के हमने कैलकुलेट की। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 40.2। डन, तो ये आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर बिल्कुल इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी लेस कर लेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? तो फॉर प्रोडक्ट गामा को प्लान्स टू हैव 1000 यूनिट्स रिमेनिंग बाय द एंड ऑफ द बजट पीरियड। तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे वर्किंग करते हैं, 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40.2। एक यूनिट की वैल्यू वाज 40.2। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू होगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 40.2। डन। चलिए, तो अब जो है, अब हमने, अच्छा इसको हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक है, वो पहली नेगेटिव में तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 201,000। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? ऊपर वाली फिगर रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 49,000। डन, ये बात आई है समझ में सबको?
बोले ना यार, क्या हो गया है? जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें, लगता है मेरा नेट का मसला तो नहीं आ गया। ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी सर आ रही है। जी ठीक है, सर। तो बताएं समझ में आई? यहाँ तक सबको बात क्लियर है? सबकी आवाज आनी चाहिए यार, या तो मैं अगर नहीं जी माइक सर। खोल रहे आप लोग तो फिर मैसेज पे लिखो, लेकिन मुझे यस बता। सर, समझ आ रही है। ओके, यस सर, समझ आ जी रही है। जी सर आ रही है। ठीक है ठीक है। चलें, तो फिर अब देखो कि हम एक और तरीका, शॉर्टकट मेथड है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इस तरह भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट आ जाएगा 201,000 का। तो क्या लिखना है आपने? यूनिट सोल्ड कितने, तो सेल्स थी हमारी 5,000 यूनिट्स की, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40.2, तो 201,000 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आपको प्रोडक्शन ऐड क्लोजिंग माइनस ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वर्किंग क्यों सिखाई है? क्योंकि अक्सर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी होती है, तो उसमें आपको क्या पता प्रोडक्शन की वैल्यू पूछ रहा हो, तो आपको ये पूरा फॉर्मेट आपको वर्किंग करनी पड़ रही हो, तो ऐसे हो सकता है। तो अगर नहीं, इस तरह का केस नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यस चलें, तो सर। फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, बाकी अदर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आर योर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो बाकी जो बच जाएंगी वो क्या होंगी? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? तो यहाँ पे गिवन होगा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी 30,000। ठीक है, तो 30,000 है। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो हमने एक एसओपीएल बना दी कि अच्छा हमारी अगले साल की एसओपीएल ऐसे नजर आने लगी है। सेल्स हम करेंगे 250,000, ये भी मैं लिख लेता हूँ कैसे कैलकुलेट हुई। 5,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाज 50। ठीक है, और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हमने कैसे कैलकुलेट की? तो 5,400 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय $40.2 एक यूनिट की वैल्यू, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल इसी तरह दिस इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, और दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। डन, बताएं। यस सर क्लियर है। चलें, यस तो सर। बस ये इतना इजी है एसओपीएल बनाना। ठीक है, अच्छा फिर अब देखो, अब ट्रेडिंग बिजनेस पे अब चलते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का इससे भी आसान है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ ट्रेडिंग वाले बिजनेस में। तो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन की जगह क्या होती है? परचेजेस होती है, बस खत्म। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सेल्स में आपने वही सेल्स बजट की फिगर लिखनी है जो कि ट्रेडिंग बिजनेस की सेल्स की फिगर होगी। फिर परचेजेस, प्रोडक्शन की वैल्यू की जगह आपने क्या लिखना है? परचेजेस की फिगर लिखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग बिजनेस है ना, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ये परचेज करता है चीजें, बनी बनाई चीजें परचेज करता है, तो प्रोडक्शन की जगह आपने परचेजेस लिखनी है। ठीक है, फिनिश गुड्स परचेज बजट फिगर। ठीक है, फिर इसी तरह ऐड क्लोजिंग, ऐड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वही सारी वर्किंग जो यहाँ पे थी। ठीक है, इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट पे लेस नॉन प्रोडक्शन, तो फिर नेट प्रॉफिट। डन, बताएं हो जाएगा? ये आपने करना है उस यस सर। ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला क्वेश्चन था। कौन सा था ये? गैलेक्सी को वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलें फिर उसके बाद, या चलो एक बार मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे साथ ही था, इसी मेरे ख्याल में हुई भी है वर्किंग इसकी। ये देखिए, ये बना हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का आपने डिफरेंट वर्किंग कर ली, तो डिफरेंट वर्किंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट वर्किंग ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो टोटल आपके पास आ गया सेल्स का, फिर लेस की परचेज ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू, ऐड की ओपनिंग, लेस की क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, लेस की नॉन प्रोडक्शन, नेट प्रॉफिट आ गया -3,500। ठीक है, फिर इसी तरह ये गैलेक्सी को क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर इसी तरह पेल को जो है उसकी एसओपीएल यहाँ पे बनी हुई है, ये रही। ठीक है, अच्छा, सर्विस बिजनेस के लिए और आसान वर्किंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेंट्री नहीं है।
ठीक है, तो जितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही सेल हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, जैसे मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं कि अच्छा हम प्रोडक्शन कर लेंगे, बेचेंगे हम कल परसों, पता नहीं कब जाके बेचेंगे, अगले महीने, उससे अगले महीने, अगले साल हम जाके बेचेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसे कर लेते हैं, लेकिन सर्विस के पास ये ऑप्शन नहीं है। उसने तो रेगुलर ऑपरेशंस चाहिए हैं, अगर उसने रेवेन्यू जनरेट करना है तो। ऐसे नहीं कर सकता कि आज प्रोडक्शन कर ले कल को बेचते जाके। उसने आज ही प्रोडक्शन होगी, आज ही सेल होगा। ठीक है, प्रोडक्शन और सेल एट अ सेम टाइम हो रही होती हैं। तो नो इन्वेंट्री, देयर इज नो इन्वेंट्री फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ वही आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल होगी, मतलब उसमें कोई आपकी ये एडजस्टमेंट नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग वाली। ठीक है, तो सेल्स बजट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि सेल्स और प्रोडक्शन आपकी इक्वल है। ठीक है, चलें, तो बस ये एसओपीएल खत्म हो गया। बताएं कोई कंफ्यूजन किसी को? हो जाएगा ये वाला ट्रेडिंग का और मैं सर्विस प्रोवाइडर का। जी सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। चल, चलें, तो फिर अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट पे अब आते हैं। तो बैलेंस शीट वैसे इससे भी आसान है, सिर्फ एक वर्किंग है यहाँ पे जो कि थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है आप लोगों को। तो वो है कैश फ्लो की वर्किंग। ठीक है, तो बैलेंस शीट में असल में होता क्या है? बैलेंस शीट बताएं क्या शो करती है आपको? एसओपीएल आपको ड्यूरिंग द ईयर जितना प्रॉफिट अर्न किया वो बताती है, सर प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट क्या बताती है आपको? सर कि हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज के बारे में बताती है। एसेट्स लायबिलिटीज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न की है, क्या वो? बिजनेस ड्यूरिंग द की ईयर। प्रेजेंट सिचुएशन बताती है, पोजीशन बताती है कि बिजनेस पोजीशन कब कहाँ की? खड़ा है, कितने एसेट्स हैं। सर अभी तक, प्रेजेंट ईयर तक की। नहीं। मीन्स सर अगर 2015 की हमने बनाई है तो वो 2015 तक हमारे बिजनेस की पोजीशन बताएगी कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितने एसेट हैं, हम पे कितनी लाइबिलिटी है और कितना थोड़ी सी कैपिटल है। लूज वर्डिंग है, थोड़ी सी लूज वर्डिंग है। कोई इससे ज्यादा बेहतर वर्डिंग यूज करके बता सकता है कि ठीक है, पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट आपकी, लेकिन पोजीशन कब की बताती है? तो फॉर सुल्तान द कह रहे ईयर हैं अभी एंडेड तक से की, अभी बताती है। तक वाला वर्ड इतना थोड़ा सा लूज है। इससे बेहतर कोई वर्ड बताएं। सर सर पॉइंट इन टाइम कह सकते हैं? हाँ, उर्दू में। पॉइंट इन टाइम बेहतर वर्ड है, लेकिन सर कौन सा पॉइंट इन टाइम है ये? हमजा बासिल कह रहे एज ऑफ। हाँ, एज ऑफ भी वही वाला आइडिया मेरे ख्याल में होगा, लेकिन फिर भी थोड़े बेहतर वर्ड यूज करके बताएं। एज ऑफ मतलब कब? सर सर जब से जिस कारोबार सर स्टार्ट ईयर किया एंड और पे। अब उस। हाँ बताएं, किसी की आवाज आई है? ईयर एंड पे। यस, ईयर एंड, शाबाश। ठीक है, ईयर एंड पे बताता है, मतलब है कि लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है, तो उस डेट को क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन थी ये बताता है, बताती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब है कि आपके, अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो ये आपको ये बताएगा कि अच्छा 31 दिसंबर को आपके पास कितने एसेट मौजूद थे, रिसीवेबल कितने थे, इन्वेंट्री कितनी थी, कैश कितनी थी। ठीक है, तो पूरे साल का ये नहीं बताता, ये आपको सिर्फ आखिरी डेट का बताता है कि आखिरी डेट को क्या सिचुएशन थी, आखिरी डेट को क्या पोजीशन थी, फाइनेंशियल पोजीशन थी। ठीक है, तो आपकी जो आप प्रॉफिट और लॉस है वो बनती है फॉर द ईयर, या पूरे साल के लिए बनती है। ठीक है, पूरे साल की सेल्स लिखते हो, पूरे साल की कॉस्ट लिखते हो। ठीक है, जबकि ये बैलेंस शीट में आप क्या करते हो, आप सिर्फ एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम बनाई जाती है ये। ठीक है, सिंगल आपके पास जो ईयर एंड वाली डेट होती है उस डेट को फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे होते हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस फॉर ईच आइटम आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब है कि नॉर्मली 31 दिसंबर को, ठीक है, कोई और भी ईयर एंड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 31 दिसंबर होगा। ठीक है, तो जो आपके ईयर एंड वाली डेट है, लेट्स से 31 दिसंबर, तो उस दिन आपके पास क्या क्लोजिंग बैलेंसेस थे, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इन सब के। तो ये चीजें आपने लिखनी होती है फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब जो है, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने पड़े होंगे, तो उसके लिए अब आपको कुछ एडजस्टमेंट दी हुई होगी क्वेश्चन में, वो आपने कर लेनी है। करंट एसेट, फिर कैश। अच्छा, जो कैश की जो वर्किंग है ना, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बस बाकी सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कैश है सिर्फ उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो वर्किंग अब हम करते हैं। तो नेट कैश फ्लो प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आपने ये वर्किंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड म्यूट कर रहा हूं मैं।
मुझे एक कॉल आ रही है, मैं इस कॉल को रिसीव करके कंटिन्यू करता हूँ। चलें तो रिज्यूम करते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम प्रॉफिट, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? तो नेट प्रॉफिट इज 11,750, ठीक है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट क्वेश्चन है, गामा को नहीं है ये। अच्छा, 11,750, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। अच्छा, फिर उसमें क्या ऐड होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। आप इस एक तरह से यूं समझो कि हम कैश और प्रॉफिट को रिकॉन्साइल कर रहे हैं यहाँ पे, कि अच्छा हमारा जो है प्रॉफिट, अगर हमने इतना अर्न किया तो हमारे पास पीछे कैश कितना बचा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो। नेट कैश फ्लो कितना था पूरे साल का? नॉन कैश आइटम्स एड बैक हम कर रहे होंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। वो वाले एक्सपेंसेस जो कि कैश में नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने नेट प्रॉफिट के टाइम पे आपने माइनस किए होते हैं कैलकुलेट करते वक्त नेट प्रॉफिट को, लेकिन उनमें क्योंकि कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें आप ऐड बैक कर रहे होते हो, ठीक है। तो बताएं, सोच के बताएं, ऐसे कौन से कैश फ्लो हो सकते हैं, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनमें कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है? सर डेप्रिसिएशन। शाबाश, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड बैक हो जाती है बस। तो डेप्रीसिएशन कितनी है? 2,000 की, ठीक है। और भी आइटम्स हो सकते हैं यहाँ पे, एमोर्टाइजेशन, ये तो मेरे ख्याल में अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो इसको छोड़ रहे हैं। एक्रूड एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन ये भी रेयरली F2 में आता है, ठीक है। तो बस आपके लिए F2 के लिए सिर्फ डेप्रीसिएशन याद रख लें, ठीक है। तो ऐड हो जाएगी डेप्रीसिएशन 2,000 की। चलें फिर उसके बाद, अच्छा उसके बाद अब हमने ट्रिकी वर्किंग करनी है, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, तो वो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो देखो हमने जो इन्वेस्टमेंट है पूरे बिजनेस में, वो कहाँ कहाँ चाहिए होती है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, या कोई और भी, कहीं और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको? मतलब आप कोई बिजनेस, किसी बिजनेस आपको आप जेन में लाओ, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट टोटल हुई हुई होगी, क्या सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट में हुई हुई है या कहीं और भी हुई हुई है? सर शेयर्स वगैरह भी हो सकते हैं। नहीं, शेयर्स तो इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है ना। मैं सोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई शेयर से, लोन लेके कुछ इन्वेस्टमेंट आ गई। अब वो इन्वेस्टमेंट जो आपके पास मौजूद है, तो वो कहाँ कहाँ लगी हुई है? कुछ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा पोर्शन तो नॉन करंट एसेट में लगा हुआ है, मतलब आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो नॉन करंट एसेट की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। क्या इसके अलावा भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपकी यूज हो रही होती है? इन्वेंट्री में लगाते हैं हम। यस, शाबाश, इन्वेंट्री में। और कहाँ पे? प्रॉपर्टी प्लांट की। तो देखो, आपको अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ मजीद इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का वो वाला पार्ट, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का वो वाला पार्ट कि जो कि आपका डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल आपको क्यों चाहिए होता है? ये तीन तरह की फॉर्म में होता है, बेसिकली ये तीन तरह की फॉर्म में होता है। तो एक क्या है? रिसीवेबल्स, ठीक है। दूसरा है इन्वेंट्री की फॉर्म में होता है, और तीसरा होता है कैश की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, आपको एक और भी सोर्स कभी कभी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, जो कि वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो क्या है? बाहर से एक सोर्स मिल जाता है। लोन। सप्लायर जब आपको पेएबल देता है, ठीक है। पेबल सप्लायर जब क्रेडिट आपको एक तरह से हाँ बिल्कुल, एक तरह से लोन देता है, प्रोसेस।
ठीक है, तो ये भी एक तरह का वर्किंग कैपिटल का आइटम है, लेकिन ये कॉन्ट्रा आइटम है एक तरह से समझो, मतलब वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस कर रहा होता है, एक तरह से सपोर्ट मिल गई आपको वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो अच्छा अब आपने मुझे ये बात बतानी है कि अगर हमारे पास रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हो, तो मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट तो हमारी चेंज नहीं हो रही, तो वो रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हो तो कैश कम होगा। शाबाश, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ नहीं रही है तो उसका मतलब रिसीवेबल इंक्रीज करने से वो कैश खा रहा है रिसीवेबल हमारा। ठीक है, इसी तरह इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो फिर भी क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो होगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है कि जब भी हमारी रिसीवेबल या इन्वेंट्री इंक्रीज करती है तो हमारा कैश क्या होता है? डिक्रीज करता है। बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट बात अब करते हैं कि अगर हमारा रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है या इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री फ्री अप हो गई, तो वो कहाँ पे गई? कैश में कन्वर्ट होगी, तो हमारा कैश क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर व्हाट इफ कि पेबल हमारा इंक्रीज कर रहा हो, मतलब हमने पेमेंट करनी थी सप्लायर को, हमने डिले कर दी पेमेंट, तो कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश सर ज्यादा इंक्रीज। होगा क्योंकि जा नहीं रहा। कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पेबल के इंक्रीज होने से कैश इंक्रीज करता है हमारा। बिल्कुल इसी तरह पेबल के डिक्रीज होने से क्या होता है? कैश डिक्रीज। कैश डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है। ठीक है, कि तो आपका अगर कैश और पेबल का डायरेक्ट रिलेशन और बाकी इनवर्स है। हाँ ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि कैश और पेबल का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब क्या पेबल की इंक्रीज करने से कैश इंक्रीज करता है, और रिसीवेबल और इन्वेंट्री का इनवर्स रिलेशन है, मतलब रिसीवेबल और इन्वेंट्री इंक्रीज करेंगे तो कैश डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आपने ड्यूरिंग द ईयर अब आपने ये देखना है कि अच्छा हमारा रिसीवेबल में क्या चेंज आया। अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। रिसीवेबल या इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है ना, और पेबल इंक्रीज कर रहा हो तो कैश इनफ्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह रिसीवेबल या इन्वेंट्री डिक्रीज कर रही है ड्यूरिंग द ईयर तो वो क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। और पेबल अगर डिक्रीज कर रहा है तो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक बोला है ना? जी मेरे ख्याल जी। में ठीक बोला है मैंने। Yes, sir. चलें, तो बस अब आपने ये रूल याद रखना है। ठीक है, तो अब मुझे अब इस क्वेश्चन में देख के बताएं कि क्या हो रहा है, रिसीवेबल पे क्या फर्क पड़ रहा है? इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ है, शाबाश। कितने से? 1000 से, क्योंकि पीरियड के स्टार्ट में 3000 था, पीरियड के आखिर में 2000 मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो कैश है, सॉरी रिसीवेबल जो है वो, तो उसने उसमें कैश जो स्टक था वो थोड़ा सा फ्री अप हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब है कि 1000 का इनफ्लो आ गया। ठीक है, तो ऐड डिक्रीज इन रिसीवेबल। ठीक है, तो हम ये ऐड कर देंगे, तो कितना? 1000। डन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेंट्री पे चलते हैं, तो इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रहा है? इन्वेंट्री इंक्रीज करिए, इसका मतलब कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज करिए? 400 से। ठीक है, 4400 से 4800 पे चली गई, तो इसका मतलब इंक्रीज आया 400 का। तो ये हम क्या करेंगे? लेस कर लेंगे, क्योंकि ये आपका कैश कन्वर्ट हो गया इन्वेंट्री में। ठीक है, इसको माइनस में लिख लेते हैं। चलिए, फिर उसके बाद अब पेबल में देखें क्या चेंज आ रहा है, तो पेबल इंक्रीज कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? कैश क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐड इंक्रीज इन पेबल। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो फिर हम लेस कर लेते। ठीक है, कितने से? 1200 ना? यस, 1200। डन। बताएं, ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। बेहतरीन। चलें, तो फिर अब जो है, अब बाकी देखते हैं बाकी क्या वर्किंग हमने करनी है। तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट हो गई है। अब हमने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है। ठीक है, चलो इसको मिस कर देते हैं, इसको ये चीज़ नहीं मांगता एग्जाम में, तो हम एड लेस करेंगे नन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो नन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, नन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन से होते हैं? तो नन ऑपरेटिंग कैश फ्लो होते हैं
जो एसओपीएल पे अपीयर नहीं होते। ठीक है, एसओपीएल पे अपीयर नहीं होते लेकिन कैश फ्लो को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई बात बताओ देख के कि जिससे आपको लग रहा हो कि अच्छा यहाँ पे इससे जो है कैश फ्लो अफेक्ट होता है लेकिन ये आइटम एसओपीएल पे अपीयर नहीं हो रहा। लोन रीपे हाँ बताएं, आपकी आवाज़ सही से नहीं आई, जिसने ही बोला है। लोन रीपे बिल्कुल शाबाश। लोन की रीपेमेंट से क्या होगा, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो शाबाश, आउटफ्लो। ठीक है, तो लेस कर देंगे हम लोन की रीपेमेंट। ठीक है, तो लोन की रीपेमेंट इज 5,000। ठीक है, तो ये हमने कैश में किया तो इसलिए लेस हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इंटरेस्ट पेड। अब मुझे बताएं क्या ये लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, सब होना सबसे पीएल चाहिए। रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। पीएल मैसेज पे लिखें बल्कि अपना आंसर। ये ऐड होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं, इंटरेस्ट लेस पेड होना मुझे चाहिए। बताएं क्या लेस होना चाहिए या नहीं? यस और नो में आंसर दें चैट के ऊपर। इंटरेस्ट पेड कैश फ्लो को, सर ये कैश फ्लो को तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन पीएल में भी तो आ रहा बस अभी आप चैट में लिखो फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, लिखे ना, बाकी भी लिखे, सिर्फ अभी अफसर ने लिखा है। ठीक है, आमिर कह रहा है नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो बताएं क्यों नहीं होना चाहिए? सर, क्योंकि ये पीएल में भी तो आता ही है और कैश फ्लो भी यस, ये डाउन बात हो है ही रहा क्योंकि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी ये लेस हुआ हुआ होता है। ठीक है, जब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, तो इंटरेस्ट लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, तो इसका मतलब हम फिर से तो डिडक्ट नहीं कर सकते ना। जो इंटरेस्ट पेड है वो एसओपीएल में अपीयर होता है, तो इसलिए हम उसे नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो एडजस्टमेंट। ठीक है, चलें तो अब मुझे और कोई बताएं नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सेल और सॉरी, ये यहाँ पे नहीं लिखना था। हाँ बताएं। बताएं ना, दो इतने सामने अपीयर हैं है। आपके, नजर आ रहे कॉस्ट हैं साफ कॉस्ट साफ। कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रह गया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो एसओपीएल में अपीयर होते हैं। जी सर। मुझे तो दो ऐसे आइटम्स मौजूद हैं क्वेश्चन में कि जो कि आपके कैश फ्लो को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन एसओपीएल पे अपीयर नहीं होते। कौन से हैं वो? लोन की रिपेमेंट हो गया। यस, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, सबसे इतना ऊपर लिखा हुआ है परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा है ना इससे। ठीक है, यस सर। तो एड, सॉरी ये क्या है, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलें, तो ये कितना है, 8,000। चलें, फिर उसके बाद क्या है, सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, ये भी एक इनफ्लो है। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। कितना है, 4,000 डन। ठीक है ना? ठीक है, बस और कुछ नहीं रहा हमारे पास, सब कुछ कर लिया। अच्छा, इसको मैं और बेहतर कर देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है तो ये है वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। ठीक है, चलें, फिर उसके बाद अब हमारे पास जो आएगा आंसर वो क्या होगा, क्लोजिंग कैश होगा या नेट कैश फ्लो होगा?
नेट। नेट कैश फ्लो आएगा, ठीक है। नेट कैश फ्लो क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर, जैसे आपका प्रॉफिट होता है ना जो आपने अर्न किया, तो नेट कैश फ्लो भी इसी तरह से है कि जो कि आपने एक तरह का कैश फ्लो है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न किया, ठीक है। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके आता है, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो आ रहा है 6550। इतना कैश हमारे पास पीरियड के आखिर में नहीं है मौजूद। पीरियड के आखिर में कितना मौजूद होगा वो ऐसे पता चलेगा, हम इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैश, सॉरी ओपनिंग कैश, ठीक है। तो ओपनिंग कैश कितना है? -1200 का है, तो इसका मतलब है कि लेस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, कि पीरियड के आखिर में हमारे पास कितना कैश मौजूद है। 5350, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की हमने। ऐड बैक हो गया, ये डिक्रीज था, ऐड हो गया, इंक्रीज लेस हो गया, इंक्रीज ऐड हो गया, लोन की रिपेमेंट थी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो कुछ हमने गलत नहीं किया। हाँ ठीक है, सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बताएं, समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इस बात में? नो सर, क्लियर है। चलें, अच्छा कितना टाइम रह गया? अभी टाइम है, हम आगे भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आप कंप्लीट हमने वर्किंग करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। चलें कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो चलें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमने पूरी एसओपीएल प्रिपेयर करनी है। तो आपको पिछले साल की दी हुई है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस क्वेश्चन फॉर गामा को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी किसका है? गामा को का है। तो जिसके लिए हमने ऑपरेशनल बजट बनाया था, फिर हमने कैश बजट बनाया, फिर एसओपीएल बनाई, और अब हम गामा को के लिए ही हम क्या बनाने लगे हैं? बैलेंस शीट। तो गामा को के लिए एंड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर गामा को एट 31 दिसंबर 20x5, ठीक है। 20x5 के लिए आपने बनानी है। जो आपको गिवन है वो क्या है? 31 दिसंबर 20x4 की गिवन है, ठीक है। तो चलें, तो अब वर्किंग करते हैं। तो अब सबसे पहले किस तरह से बनती है बैलेंस शीट, मुझे बन पाए मेरे साथ। चलें, तो आप सबसे पहले आप क्या लिखते हो? इसमें भी दो कॉलम्स आप बना लें तो फिर वर्किंग इजी रहती है। चलें, तो फिर हम सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं? एसेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट, ठीक है। और फिर क्या लिखा जाता है? फिर करंट एसेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। फिर करंट और नॉन करंट का जब आप टोटल करते हो तो फिर आपके पास आ जाते हैं टोटल एसेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखे जाते हैं? टोटल एसेट आ गए, फिर आप लाइबिलिटी लिखते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो? टोटल लाइबिलिटी आ जाती है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आइटम बच गया? इक्विटी, ठीक है। तो चलें, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, तो अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स का देखते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स सिर्फ एक ही है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिर उसके बाद करंट एसेट्स में जाते हैं, करंट एसेट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश, ठीक है। फिर इस तरह से करके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन है, और करंट लाइबिलिटी में पेबल्स हैं। फिर टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी इस तरह। फिर उसके बाद आप इक्विटी की वर्किंग करोगे,
इक्विटी में क्या चीजें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये आपको बड़ा मजा आएगा आखिर में, जब आप देखोगे कि सारी फिगर्स मैच कर जाएंगी, तो फिर बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पता है ना, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यस सर। ठीक है, तो वो वाली इक्वेशन बैलेंस करेगी, आपको बड़ा मजा आएगा तब। चलें, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आ जाएगी टोटल इक्विटी। चलें, तो अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। तो पहला वाला पॉइंट रीड करते हैं, द बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 19,000 फ्रॉम क्वेश्चन 7। ठीक है, आपको बजटेड नेट प्रॉफिट दे दिया 19,000 है, तो 19,000 यहाँ पे भी आंसर आ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से बजटेड प्रॉफिट आया 19,000 का। तो बजटेड प्रॉफिट का अभी तो काम नहीं है, लेकिन कैश कैलकुलेट करते वक्त काम में जरूरत पड़ेगी उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट अब रीड करते हैं। ठीक है निम्रा, आप रीड करो। जी सर, सेकंड पॉइंट। यस। Yeah, okay. On 13 June 2005, new machinery was purchased for 55,000 and all was sold for 30,000. Assume no depreciation and no profit and loss on sale. ठीक है, तो देखो जो भी आपके पास नन करंट एसेट और नन करंट लायबिलिटी हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, ये वाला अमाउंट आप यूज करते हो पिछले साल का एज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चेंजेस हुई होंगी। लेकिन जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, उसमें ये काम नहीं कर सकते, उसमें टोटली फिगर डिफरेंट होती हैं। ठीक है, रिसीवेबल की फिगर टोटली न्यू होगी ईयर के एंड में, इन्वेंट्री भी ईयर के एंड में बिल्कुल डिफरेंट होगी, कैश भी बिल्कुल डिफरेंट फिगर होगी ईयर के एंड में। ठीक है, इसी तरह पेबल की बिल्कुल डिफरेंट फिगर होगी। लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट एसेट्स हैं, तो ये आपकी सेम फिगर होती है, मतलब सेम नहीं होती लेकिन थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है। ठीक है, मिलती जुलती होती हैं। तो आप पिछले मतलब एक ईयर के स्टार्ट की जो फिगर जो आपको गिवन है यहाँ पे, तो इनको आप एज योर स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर सकते हो और फिर बाकी इसमें एडजस्टमेंट कर लोगे आप। ठीक है, तो किस तरह से, तो अब देखें, तो बताएं कि हमने न्यू मशीनरी परचेज की 55,000 की, तो एसेट क्या होंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा बताएं। 55,000 की न्यू मशीनरी परचेज करने से सर इसमें इंक्रीज होगा इंक्रीज हो जाएगा, और ओल्ड वन वाज 120 सोल्ड फॉर प्लस। 30,000। ठीक है, तो कोई डेप्रिसिएशन हमने अज्यूम कर लिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई प्रॉफिट और लॉस भी नहीं है, सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, तो इसलिए से प्लस माइनस कर लेना है, वरना एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, चलें तो ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 120,000 प्लस 55,000 55 माइनस माइनस 30। 30, ऐसी है ना। हाँ यस, ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी था, वो फिर ईयर के एंड पे हमारे पास है 145,000 का। ठीक है, तो अच्छा, तो एक और चीज ये हम मैं लिख लूँ कि ये किस साल का है, फॉर एट 31 दिसंबर 20x5। चलिए, तो प्लांट एंड मशीनरी वाज 145,000 आपके पास स्टेट को। फिर उसके बाद अब जो है करंट एसेट पे रिसीवेबल पे आते हैं। तो रिसीवेबल का क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखना है। तो क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल का आप बताएं कितना है, किस पॉइंट पे लिखा हुआ है। सर ये पॉइंट नंबर 4 जो है, यस, पॉइंट नंबर 4, शाबाश। ठीक है, तो 18,750 वर 187 ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एट 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमें कैश दिसंबर। मिनट से इंफॉर्मेशन पता चली 18,750। ठीक है, अच्छा, बाकी भी पार्टिसिपेट करें। अब उबैद आपने आंसर करना है कि जो है इन्वेंट्री का बताएं, इन्वेंट्री की क्या फिगर लिखेंगे हम। इन्वेंट्री स्टार्टिंग पे तो इतनी थी, लेकिन ये वाली फिगर इरेलीवेंट है, हमने बिल्कुल टोटली न्यू कैलकुलेशन करनी है ईयर के एंड की। तो उसके लिए कौन सा पॉइंट देखना होगा, ये बता दो पहले। मैं नहीं पता। सर पॉइंट नंबर गेस कर 6। लो। नहीं ना, बस निम्रा आप ना बोलो। अच्छा, ओके ओके सर, ओके। ठीक है नहीं उबैद, पता पॉइंट सर। नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 में इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन गिवन है। हम्म, ठीक है, तो देखो कि हमारे पास फिनिश गुड्स के 1,000 यूनिट्स थे और उनकी वैल्यू पर यूनिट क्या है, 40.2।
ठीक है, तो इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री आपके ट्वेंटी पास है थाउजेंड फिनिश्ड गुड्स की सबसे पहले, ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 40.2। डन। कितनी वैल्यू होगी? फिर उसके बाद मटेरियल ए है मेरे ख्याल में, हाँ मटेरियल ए है 2000 केजी और उसकी वैल्यू क्या थी? $5 पर केजी, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह मटेरियल बी 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 800 केजी मौजूद था पीरियड के आखिर में, एक यूनिट की प्राइस है 2.5, तो ये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? 52,200। डन, समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. चलें, तो 52,200। फिर आप कैश की वर्किंग करते हैं जो भी हमने सीखी थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ पे इजी वर्किंग होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 19,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया, फिर हम इसमें क्या करेंगे? रिसीव इन्वेंट्री का चेंज हम देखेंगे। रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहा है? रिसीवेबल पीरियड के स्टार्ट में 20,000 है और पीरियड के एंड पे 18,750 है, तो बताएं क्या चेंज आया? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, शाबाश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड डिक्रीज इन रिसीवेबल। ठीक है, तो कितना डिक्रीज आ रहा है? 20,000 माइनस 18,750। डन। ठीक है, फिर अब इन्वेंट्री में देखें, इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रहा है? 31,620 से चली गई है 52,200 पे, तो उसका मतलब मेजर इंक्रीज आ रहा है। तो इंक्रीज आता है तो उसका मतलब कैश कन्वर्ट हो गया इन्वेंट्री में, तो लेस हो जाएगी इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, कितना इंक्रीज आ रहा है? 52,200 माइनस 31,620। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस करना है हमने। डन यहाँ तक? फिर यस उसके सर। बाद हमने क्या करना है? पेबल्स का देखना है। तो पेबल्स का आप देखें, पेबल्स का हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है बैलेंस पेबल का? ये लिखा हुआ है 3465 वाज ड्यू टू बी पेड टू द सप्लायर्स ऑन 31 दिसंबर 20x5। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैश बजट को देख के पता चली कि $3465 हमने पे करना था। 3465। तो चलें, तो ईयर के स्टार्ट में कितना था? 3500। तो क्या चेंज आया? डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है? लेस हो जाता है। माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3500 माइनस 3465। डन। चलें, तो फिर हाँ ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कर ली, और कोई हमें कैश फ्लो बताएं फिर। नन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे अब चलते हैं। तो नन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये गिवन है। ठीक है, कि आपने मशीनरी परचेज हो रही है, लेस न्यू मशीनरी, न्यू परचेज। ठीक है, तो कितनी परचेज हो रही है? 55,000 की, तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड हो जाएगा जो आप रीसेल कर रहे हो ओल्ड मशीन को, 30,000। ठीक है, तो उसके बाद लोन की रिपेमेंट है और न्यू लोन है 40,000 का। तो ऐड या लेस पहले, लोन रीपेमेंट ना, यस लोन रीपेमेंट -20,000। ठीक है, और फिर ऐड न्यू लोन से जो हमें कैश रिसीव हो रहा है कितना? 40,000 का। डन, तो इसको अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा
नेट कैश फ्लो। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या था, -5365 था। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश वाज कितना, ये रहा 15,000। ठीक है, तो क्लोजिंग कैश अब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 9635 फाइनली ये हमारे पास है क्लोजिंग कैश। अच्छा, मजे की बात, यही फिगर मेरे ख्याल में कैश बजट में भी गिवन थी, ये रही। ठीक है, 9635 कैश बजट बनाने के बाद भी यही फिगर आ रही थी। ठीक है, तो देखो हमने कितनी बड़ी वर्किंग यहाँ पे की थी। हमारे पास नेट कैश फ्लो, क्लोजिंग कैश बैलेंस ईयर के आखिर में आया। तो अभी हमने क्या किया, इतनी शॉर्ट वर्किंग करके हमारे पास वही फिगर्स आ गई हैं। तो इसलिए ये वाली वर्किंग हमें करते वक्त तो थोड़ी मुश्किल लग रही होती है, लेकिन ये बहुत हमारा शॉर्टकट मेथड है क्लोजिंग कैश कैलकुलेट करने का। और रिकॉन्साइल हमारा हो जाता है प्रॉफिट और कैश आपस में, हमें पता चल जाता है कि अच्छा कैश फ्लो और प्रॉफिट के बीच में किन चीज़ों की वजह से फर्क आता है। ठीक है, तो 9635 डन। तो इस तरह से करके हमारे पास आ जाएंगे करंट एसेट। टोटल एसेट्स हमारे पास हो गए ईयर के आखिर में इतने 225585, 225,000 समथिंग। फिर अब चलते हैं बैंक लोन पे। बैंक लोन में क्या चेंज आ रहा है, तो लोन की रिपेमेंट हो रही है 20,000 की, और न्यू लोन आ रहा है 40,000 का। तो मतलब +40,000 -20,000। ठीक है, तो लोन हमारे पास 50,000 का था पहले ऑलरेडी ईयर के स्टार्ट में, तो 50,000 प्लस न्यू लोन आया 40,000 का, और प्रीपे किया हमने 20,000। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पेबल्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, और फिर इन दोनों को प्लस करो तो आ गई टोटल लाइबिलिटी 73,465। ठीक है, फिर अब हम इक्विटी की वर्किंग करते हैं। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि कोई बात नहीं है मेंशन। ठीक है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में कब चेंज आता है, जब आप शेयर इश्यू करते हो तो। ठीक है, शेयर की जो पार वैल्यू होती है उसके ऊपर जो आपको मल्टीप्लाई करके जो आता है, तो वो आता है शेयर कैपिटल। और जो उसकी जो पार वैल्यू से ऊपर जितना भी आपके पास प्राइस मिले, तो उसको कहा जाता है शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 100,000, और फिर उसके बाद 20,000। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे चला जाता है, अगर आप कोई डिविडेंड नहीं पे करते तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये 7 पॉइंट लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट रिटेन्ड अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 19,000, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट था। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 13,120 प्लस हम कर लेंगे 19,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलें अब हम इन इक्विटी का सम करते हैं। तो ये आ रही है हमारी टोटल इक्विटी। तो अब थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, एसेट इक्वल होने चाहिए लायबिलिटी और इक्विटी के। तो ये हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल है, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो दिस प्लस दिस, ठीक है, तो देखें इक्वल है। तो इसका मतलब सब कुछ सारी चीजें आपस में मैच कर रही हैं। ठीक है, जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो चला गया रिटेन्ड अर्निंग्स में, और इस तरह करके वो इक्विटी के अंदर शामिल हो गया, और इस तरह जो भी चेंज आ रहा था तो वो रिकॉन्साइल हो गया बहुत एक स्मूथ तरीके से आपकी इक्विटी के साथ। बताएं कैसा लगा क्वेश्चन। बहुत केयरफुली मैंने डिजाइन किया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत सारी assumptions करनी पड़ रही होती थी, तो वो बहुत केयरफुली मैंने डिजाइन की हुई हैं, तो उसके बाद जाके फिगर्स मैच होती हैं। बताएं कैसा लगा। बोल भी दें भाई कोई। सर ठीक है, बस बहुत लंबा है। तो हाँ, लंबा तो है, लेकिन जो है एक आपकी फिगर्स मैच हो गई हैं, तो एक आपको पूरा एक ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है चीज का। ओवरऑल आपकी चीजें मैच कर जाती हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन मुझे ये इसका आंसर करें कि हमारे पास
प्रॉफिट हमने 19,000 का अर्न किया है लेकिन कैश हमारा कम हो गया है, क्यों? कैश का बैलेंस अगर आप देखें तो ईयर के स्टार्ट में कितना था इस क्वेश्चन में? 15,000 का। ईयर के आखिर में कितना है? 9,635। तो बताएं कि क्यों, मतलब 19,000 का प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी हमारे पास कैश क्यों ड्रॉप कर गया? कोई पेमेंट्स की होंगी। क्या किया होगा? कोई पेमेंट्स की होंगी। कौन सी पेमेंट? फिर कोई भी यूटिलिटीज, रेंट, सैलरीज कुछ। नहीं नहीं, एग्जैक्ट बताएं। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, नजर आ रही है ना? देख लें, बताएं कि क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब कैश आपका ड्रॉप हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, फिर भी कैश सर ड्रॉप। हमारी क्रेडिट सेल्स ज्यादा है ना। नहीं, ये वजह नहीं है। सर सप्लायर को पे किया है? नहीं, क्या मतलब, वो तो पहले भी सप्लायर को पे कर रहे थे। कैश की वर्किंग देख लें। सर कोई एसेट, कोई न्यू मशीनरी ऐसा? हाँ, कुछ इस वजह से चेंजेस आई हैं, लेकिन देखो कि हमारा हमने तो लोन लिया 40,000 का। तो चलो वो वाली एडजस्टमेंट तो यहीं पे हो गई, ठीक है, कि हमारा 20,000 से हमारा कैश इंक्रीज किया लोन की वजह से, और हमारा 25,000 से डिक्रीज किया एसेट की वजह से। तो चलो 5,000 का तो चेंज जो है ना वो इस वजह से आ रहा है, लेकिन 19,000 बाकी किधर गया? बाकी 19,000 किधर गया, मतलब प्रॉफिट आया, कैश क्यों नहीं आया? ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी में, कैसे ठीक है आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया 19,000 का, लेकिन कैश क्यों नहीं मिला हमें आखिर? महक आप बताओ, और रेयान आप भी बता सकते हो, और हमजा, आप तीनों में से कोई बताए, कोई भी गेस कर दें, गलत हो सकता है। डिविडेंड्स दी। नहीं, डिविड जो भी इंफॉर्मेशन है ना तो वो यहीं पे अवेलेबल है। सर लोन भी तो रिपे किया है। लोन इन्वेंट्री रीपे हमने खरीदी है, किया, मशीन लेकिन खरीदी है। 20,000 का रीपे किया है। न्यू लोन हमने 40,000 का लिया, तो उसका मतलब हमारे पास तो इनफ्लो आया 20,000 का ज्यादा लोन की वजह से। तो चलो सर वो तो प्रॉफिट कैश तो नहीं होता है ना? क्या चीज? प्रॉफिट कैश तो नहीं होता है? हाँ, प्रॉफिट कैश नहीं होता, लेकिन फिर भी रिकॉन्साइल करना तो आना चाहिए ना। मतलब आपको कंपनी क्या, आपको पता चले कि अच्छा मेजर हमारा जो चेंज आ रहा है कैश और प्रॉफिट की फिगर के बीच में वो किस वजह से है। सर कैश और प्रॉफिट अलग अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी देखो कि प्रॉफिट और कैश में मतलब एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए ना कि अच्छा नेट प्रॉफिट आ रहा है, कैश भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा कैश तो उसके पीछे आपको कुछ रीजन एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सर ये जो बैंक री लोन पेमेंट है, हाँ, इसकी वजह से। ये 20,000 का रीपे हो रहा है और न्यू लोन आ रहा है 40,000 का। हम्म। तो इसका मतलब 20,000 तो एडिशनल कैश आया आपके पास। रिटेन अर्निंग जो हमने अज्यूम की है 19,000 से जो बड़ी है, वो तो नहीं है? वो तो हमारे इक्विटी में चला गया नेट प्रॉफिट। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए। डेप्रिसिएशन। नहीं, देखो इन्वेंट्री हमारे पास थी 31,620 की, और ईयर के आखिर में कितनी है? 52 इस वजह से, क्योंकि हमने प्रोडक्शन ज्यादा की है बहुत। तो हमारा कैश किस में, क्या चीज खा गई, हमारा इन्वेंट्री खा गई। समझ में आई बात? यस सर। तो ये बात है, ठीक है। तो कभी रिसीवेबल खा रहे होते हैं कैश, कभी इन्वेंट्री खा रही होती है। तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा होता है कैश। चलें, तो बस आपका बैलेंस शीट अब कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये देखता हूँ मैं, शायद होमवर्क में दे दूं।
तो बाकी बस बजटिंग वाला ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आखिरी चीज आपने रीड कर लेनी है और बस जो होमवर्क दूंगा वो कर लेना, ठीक है? अच्छा रुकिए, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। सर होमवर्क प्लीज थोड़ा कम दीजिएगा, टेस्ट भी है और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। अच्छा ओके, मैं थोड़ा कम दे दूंगा।